हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच लाए हैं कहानियों की एक अनूठी सीरीज जिसमें एक से बढ़कर एक हॉरर कहानियां हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहली कहानी से। कुछ सालों पहले की बात है। तब पापा की ट्रांसफ़र एक छोटे से गांव में हुई थी। ट्रांसफ़र होने की वजह से हम हाल ही में उस गांव में रहने चले आए थे। उन दिनों मैं अपनी MBA एंट्रेंस की पढ़ाई कर रहा था और अगले ही कुछ महीनों में मेरी बहन की शादी भी थी। पर जिस दिन मेरी बहन की शादी थी उसी दिन मेरे MBA एंट्रेंस की डेट भी निकल आई। मेरे एग्ज़ाम से पहले ही मेरे बहन की शादी की तारीख पक्की हो गई थी। शादी की सारी तैयारियां भी हो चुकी थीं और अब न घर वाले शादी कैंसिल कर सकते थे और न ही एग्ज़ाम। तो मेरे घर वालों ने मुझे सब काम छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। अब उन्होंने ये बात कह तो दी, मगर घर में माहौल ही ऐसा था कि कोई न कोई मुझे डिस्टर्ब करने चला ही आता था। इसी वजह से मैंने फिर लाइब्रेरी जाकर देखा, मगर वहाँ भी मेरे कुछ नए और बेकार दोस्त दिन भर पड़े मिलते थे, जो कि सिर्फ लड़कियों को घूरने के लिए वहाँ आते थे। वो न तो खुद पढ़ाई करते थे और न ही मुझे पढ़ने देते। अब एग्ज़ाम को बस कुछ ही दिन बाकी थे और मुझे पढ़ाई के लिए एक शांत और अच्छी जगह नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से मैं काफ़ी परेशान रहने लगा था। पर मेरे पापा ने मेरी परेशानी की वजह समझ ली थी और वो भी मेरी पढ़ाई को लेकर चिंतित रहने लगे थे। आखिरकार उन्हें मेरी परेशानी का समाधान मिल ही गया। उन्हीं के एक मित्र ने उसी गांव के बाहर एक मकान के बारे में हमें बताया, जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। मकान की चाबी मिलते ही मेरे पिताजी ने वहाँ मेरी पढ़ाई का सारा इंतजाम कर दिया और फिर मैं अपनी पढ़ाई के लिए वहाँ जाने लगा। पापा के दोस्त ने मुझे सख्त चेतावनी दी थी कि कुछ भी हो जाए, थोड़ी बहुत पढ़ाई बाकी ही क्यों न रह जाए, पर अंधेरा होने से पहले तुम घर चले आना। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मेरी उस जगह पर पढ़ाई अच्छी हो रही थी। मुझे जिस तरह की जगह की तलाश थी वो मकान बिल्कुल वैसी ही जगह पर था। पढ़ाई करने के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी थी। आसपास बस बंजर ज़मीन, बड़े बड़े सूखे पेड़ और सिर्फ शांति ही शांति। कोई गलती से ही वहाँ आ सकता था और उनकी कही बात के मुताबिक मैं हर रोज़ अंधेरा होने से पहले ही अपने घर चला जाता था। आज मेरा यहाँ 7वां दिन था। मैं जिस जगह बैठकर पढ़ाई कर रहा था उस जगह पर किसी की पेंटिंग लगी हुई थी। वो पेंटिंग बेहद ही खूबसूरत थी। आज न जाने क्यों पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लग रहा था। पढ़ाई करते वक्त बार बार मेरा ध्यान उस पेंटिंग की तरफ जा रहा था, जैसे किसी ने मुझ पर जादू किया हो। इस तरह मैं काफ़ी देर तक बस उसी पेंटिंग को देखता रहता था। पर जब मुझे होश आता तब तक काफ़ी सारा वक्त गुजर गया होता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। घड़ी के मुताबिक मैं वहाँ पिछले 6 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ आए हुए अभी कुछ ही मिनट हुए हों। मैंने सुबह जिस पन्ने से शुरू किया था दोपहर होने तक भी उसी पन्ने पर था। वक्त का पता ही नहीं चल रहा था। ये क्या मजाक है? क्या मैं बाकी सारा वक्त उस पेंटिंग को ही देख रहा था? आखिरकार मैंने तय किया कि कुछ भी हो जाए मैं उस पेंटिंग की तरफ अब नहीं देखूंगा। और फिर मैंने अपना सारा ध्यान सामने पड़ी किताब में लगा दिया। अगले ही पल मुझे एक अजीब एहसास हुआ। मुझे लगा जैसे उस पेंटिंग में बनी औरत मुझे देखकर हंस रही हो। मेरा ध्यान फिर से उस पेंटिंग की ओर चला गया, मगर ऐसा नहीं था।
मुझे लगा शायद ये मेरा वहम हो। मैं फिर अपनी पढ़ाई करने लगा। वक्त गुजरता चला जा रहा था। अचानक मुझे अकड़न सी महसूस होने लगी। शायद मेरा मन कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से दूर निकल जाओ। मैंने फिर घड़ी में देखा, शाम का वक्त हो चला था। तभी मुझे पापा के उस दोस्त की कही हुई बात याद आ गई। उन्होंने मुझे शाम होने से पहले ही घर वापस आने को कहा था। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्या ये कोई रहस्यमय जगह है या फिर उस तस्वीर में ही कुछ रहस्य छिपा है? मुझे अब कुछ कुछ एहसास होने लगा था कि इस जगह में कुछ तो अजीब बात है। मैं यहाँ लगभग 8 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, पर मैं एक पन्ना भी ख़त्म नहीं कर पा रहा था। वो तस्वीर भी कुछ अजीब इशारा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अलावा भी इस घर में कोई है जो नहीं चाहता कि मैं यहाँ रुकूं। ये बात रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। इस जगह में कुछ तो गड़बड़ थी। अब मैंने जानबूझकर उस तस्वीर की ओर देखना शुरू किया। काफ़ी देर तक बस देखता ही रहा और तब मुझे एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ। थोड़ी ही देर में मुझे पसीना आने लगा। मेरी आंखें भारी होने लगी। मेरा शरीर बेहद ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर की सारी चेतना ही खत्म हो गई हो। और तभी अचानक वो तस्वीर जोर से हंस पड़ी। मेरी तो रूह ही कांप गई। मैं दौड़कर उस कमरे से बाहर चला गया। बाहर सब तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। पर जब मैंने उस घर की तरफ देखा तो मुझे उस घर के दरवाजे की तरफ एक साया दिखाई पड़ा जो कि मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं वहाँ से भागकर अपने घर चला गया। घर जाकर मैंने अपने पापा को पूरा वाकया सुनाया। तब उन्होंने अपने उस दोस्त को अपने घर पर बुला लिया और उन्हें भी मेरे साथ हुई घटना के बारे में बताया। तब उन्होंने हमें उस घटना के पीछे की सारी हकीकत सुनाई। वो एक सरकारी मकान है, पर कई सालों से वो मकान बंद है। हालांकि आज जो तुम्हारे साथ हुआ वो अभी तक दिन के वक्त किसी के साथ भी नहीं हुआ था। कई सालों पहले उस मकान में शहर के बड़े बड़े ऑफिसर रहा करते थे। मैंने भी ये कहानी गांव वालों से सुनी थी। एक बार एक सरकारी ऑफिसर वहां रहने आया था। कहते हैं कि उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत थी, पर वो ऑफिसर अपनी पत्नी पर शक किया करता था। उसे हर रोज मारता पीटता था। इसी के चलते एक रात उसने अपनी पत्नी की बेहद खूबसूरत तस्वीर बनाई और तस्वीर बनाकर उसे मार डाला। पर उसके बाद भी वह उस तस्वीर को वहां से न ले जा सका। अगले कुछ दिनों में एक हादसे में उस ऑफिसर की भी मौत हो गई। वो तस्वीर अब भी वहीं है। अब ये कहानी सच है या झूठ है, इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। पर डर की वजह से मैंने उस तस्वीर को वहाँ से हटाने की कोशिश नहीं की। हालांकि मैंने उस तस्वीर को ठीक से ढक दिया था और तुम्हें बताया भी था कि अंधेरा होने से पहले घर चले आना। पर मैं तुम्हें वो कहानी सुनाकर डराना नहीं चाहता था। कहानी सुनकर शायद तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता और इसीलिए मैंने तुम्हें वो बात नहीं बताई। तब मेरे पापा ने मुझे बताया कि उस मकान की सफाई करते वक्त उन्होंने ही उस तस्वीर से कपड़ा हटा दिया था। अब एक बात तो साफ थी कि मैं पढ़ाई करने के लिए दोबारा उस मकान में जाने वाला नहीं था। हेलो दोस्तों, यह कहानी
ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ ज़्यादा काम बढ़ गया, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपनी बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर के लिए वहां रुक गया। तभी उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखे हुए था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वो किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वो इस साधु से भी बात करने लगा। बातों ही बातों में उस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ। ये सब बस झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर मत मानो, लेकिन तुम ये सब मत कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। यह सब होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा। फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल ही रही थीं। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले ही लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का किल गाड़ दिया और उसमें एक सफ़ेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासों को 4 जगहों पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे के ही पास एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्माएं इसे खाने के लिए आएंगी। जब तक वो इसको खाकर चले न जाएं, तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद आंख खोलने के लिए कहा। जब उस लड़के ने आंख खोला तो वो जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ 4 आत्माएं थीं जो कि बतासे को खा रही थीं। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ है जो कि कुछ दिन पहले ही मर गया था, तब उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहाँ पर वो साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर भाग रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थीं। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन जब उसकी आँख खुली तो उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहाँ पर उसने आत्माओं को देखा था। इसके बाद से वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा।
इंसानों की भीड़ भरी दुनिया में बसती हैं कुछ खौफनाक हकीकतें जिनका सामना होने पर ज़िंदगी के मायने बदल जाते हैं। अमूमन जब तक इंसान इन पारलौकिक शक्तियों से रूबरू नहीं होता तब तक वह इन्हें नहीं मानता, पर जिन लोगों को इस प्रकार के डरावने अनुभव से गुजरना पड़ता है उनकी ज़िंदगी खौफ से भर जाती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही डरावनी और सच्ची कहानियों के बारे में। गोंडल शहर में किराए के मकान में रहने वाला अनंत पेशे से शिक्षक है। अनंत स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय टीचर है और स्कूल में पढ़ाने के बाद वह बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन भी पढ़ाता है। खैर अब तो उनकी शादी हो चुकी है, पर जब वो कुंवारे थे तब उन्हें अपने किराए के घर में एक बेहद भयानक अनुभव हुआ था। एक शाम जब वो अपनी आराम कुर्सी पर बैठ सुस्ता रहे थे तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया। इस आवाज़ से वह चौंक गए। उन्हें काफ़ी डर महसूस हुआ क्योंकि उस शाम वहाँ कोई हवा नहीं चल रही थी और घर पर वह अकेले ही थे। उन्होंने उठकर अलमारी का दरवाज़ा बंद किया और फिर से कुर्सी की ओर जाने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा है और वो आवाज़ उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना से अनंत बुरी तरह डर गए। उन्हें वहीं खड़े खड़े पसीने आने लगे और वो बुरी तरह कांपने लगे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से कोई उसे धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे कांपता हुआ अनंत थोड़ी देर वो अजीब सा नज़ारा देखता रहा। तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। ये सब देखकर अनंत की चीख निकल पड़ी। अनंत दौड़कर घर से बाहर आ गया और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगा। अनंत के पड़ोसी उसके साथ घर में दाखिल हुए और उस सब ने जो भीतर का नज़ारा देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे ज़मीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले वहां रखी अलमारी धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरी। अनंत के साथ साथ अब सभी लोग इस भूतहा अनुभव से घबरा गए और वहां से बाहर की तरफ भागे। कुछ लोगों को भागते भागते एक चीख सुनाई दी, चले जाओ सब, पर किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। इस खौफनाक अनुभव के कारण अनंत बुरी तरह से बीमार पड़ गया और फिर कुछ दिन के लिए अपने गांव पर अपने माता पिता के पास लौट गया। जब वो वापस गोंडल लौटा तो कभी भी उस घर में वापस नहीं गया और किसी दूसरे मोहल्ले में रहने चला गया। मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वो मकान अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अधजली लाश को उस अलमारी में छिपा दिया था। मकान मालिक ने कभी भी उस अलमारी का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अनंत के मांगने पर उसने उसे अलमारी दे दी और शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज हो गई। आशापुरा में रहने वाली धरा शर्मा की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद ही ऑफिस के काम के लिए पति दिलीप को दुबई जाना पड़ा। धरा अपने अनुभव के बारे में बताती है कि एक रात जब वो अपने कमरे में अकेली सो रही थी तो अचानक उसका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वो चौंक गई। उसने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर
सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसके बगल में बिस्तर पर कोई लेटा है। टीवी का अपने आप चलना और बिस्तर पर किसी के लेटे होने का एहसास होना घर में अकेली महिला को डरा देने के लिए काफ़ी था। धरा जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। खुद को समझाने के लिए उसने सोचा शायद ये उसके मन का वहम होगा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसे फिर से वही अनुभव हुआ, जैसे बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से धरा के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई और पीछे पलटकर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब उसने गद्दे को ध्यान से देखा तो उसका दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। वो चिल्लाना चाहती थी, मगर खौफ के मारे उसके हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। घबराहट में धरा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंक दिया जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया। धरा को ऐसा एहसास हुआ जैसे वहां से कोई परछाई उठकर खड़ी हुई हो। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब धरा में थोड़ी बहुत हिम्मत बंधी और उसने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू माँ को फ़ोन किया। उसकी सास तुरंत दौड़कर धरा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ है। अभी धरा कुछ बोले उससे पहले ही उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। धरा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी है। उसकी आंखों के जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे के छत जितना ऊंचा था। ये भयानक नज़ारा देख धरा वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उसे लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है। धरा के ससुराल वाले आज भी वो मकान छोड़ने को राजी नहीं है, इसलिए धरा आज भी अपने मायके में रहती है। लेकिन इस घटना के बाद धरा को इसके पीछे की वजह का पता चला। धरा के पति दिलीप की पहले भी शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा चल रहा था। बदनामी के कारण दिलीप अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। धरा के परिवार वालों को शादी से पहले ये बात पता नहीं चल पाई, लेकिन इस घटना के बाद जब धरा ने दिलीप को अपनी आप बीती सुनाई तो उसने अपनी पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। अदालत में ये मुकदमा आज भी चल रहा है। राजकोट में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले राकेश वर्मा एक मध्यम वर्ग के प्रामाणिक इंसान हैं। उनकी शादी को अब करीब करीब 4 साल हो चुके हैं। उन्हें एक बेटा भी है। वैसे तो राकेश पूजा पाठ में कम ही मानते हैं, पर रास्ते में अगर कोई मंदिर आ जाए तो अपना सिर झुका भी लेते हैं। राकेश के नौकरी का समय वैसे तो दिन के 8 या 8.5 घंटे का ही है, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त
सर्विस देने जाना पड़ता था। अपने इसी काम के चलते वो एक रात अपनी बाइक पर जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी ही दूर एक रिहायशी इलाके के पास एक एटीएम ठीक करने जाना था। वैसे तो ऐसे कामों के लिए 2 आदमी जाते हैं, पर राकेश का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। स्पॉट पर जाकर राकेश ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई। तभी उन्हें वहां एटीएम बूथ के बाहर एक लड़की दिखाई दी। राकेश ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वो एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही वो अंदर आए तो वो लड़की भी साथ ही अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बाहर रुकने के लिए कहा। अब राकेश अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र एटीएम बूथ के बाहर गई, पर वहाँ उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड का सर अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वो राकेश की ओर ही घूर घूर कर देख रही थी। ये सब देखकर राकेश का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहाँ से अपनी नज़र हटा ली और सोचा कि ये सब उनका भ्रम होगा। वो बार बार अपने आप को यही समझा रहे थे कि ये सब बस उनका वहम है और कुछ भी नहीं। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन बज उठा। ये फ़ोन वहाँ का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते राकेश फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर ली। इस बार एटीएम बूथ के बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वो लड़की भी वहाँ खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। राकेश ने सोचा कि पहले जो भी देखा था वो सब उसका भ्रम होगा। वो काम निपटाकर सीधे अपने बाइक की ओर दौड़ गया। जाने से पहले उसने फिर एक बार एटीएम बूथ पर नज़र डाली। तब एक बार फिर उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड का सर अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देख राकेश बुरी तरह डर गया और जल्दी से वहाँ से भाग निकला। राजकोट वापस लौटते वक्त भी उसे बार बार ये आभास हो रहा था कि उसकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है। वो घबराए हुए अपनी बाइक चलाए जा रहा था कि न जाने कैसे उसकी बाइक बीच रास्ते में ही बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक गई। राकेश को ये यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सब सच में हो रहा है। वो बाइक से नीचे उतरकर बाइक शुरू करने की कोशिश करने लगा और तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। उसने घबराते हुए अपने आसपास देखा, पर आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी राकेश ने अपनी नज़र उठाई तो उसे पेड़ की शाखा से झूलती हुई एक आकृति नजर आई। उसके हाथ में एक नरमुंड था और वो अजीब घरघराहट भरी आवाज़ में कुछ बोल रही थी। राकेश ये सब देखकर वहीं जड़ हो गया। अब न उसकी चीख निकल रही थी और न ही उसके अंदर हिलने की ताकत बची थी। वो पैर उठाने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे पैर जमीन में धंस चुके हों। घबराहट के मारे राकेश नीचे गिर पड़ा। तभी उसने देखा कि चुड़ैल पेड़ से उतरकर उसी के पास आ रही है। उसके उल्टे पाँवों को देखकर राकेश के पसीने छूट गए। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। गला सूख चुका था, आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। उसका पूरा बदन जोर से कांप रहा था। उसने सोचा अब जो होगा सो होगा और घबराहट में अपनी आंखें मूंद लीं। वो अपने भगवान को याद करने लगा। चुड़ैल अब उसके बगल में आकर बैठ गई और धीरे धीरे
उसका सर सहलाने लगे। इसके बाद राकेश को कुछ भी याद नहीं। जब उसे होश आया तो वो एक अस्पताल में था। सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उसे रास्ते में बेहोश पड़ा देख हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के महीनों बाद तक राकेश बेसुध रहा और काफ़ी पूजा पाठ करने के बाद उसकी हालत सामान्य हो पाई। अब वो राजकोट छोड़ चुका है और एक सामान्य जीवन जी रहा है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।